हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे लेकर आ गया हूं, जिसका कि ये फोर्थ और लास्ट पार्ट है। 3 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और अब तक आप उन्हें देख भी चुके होंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 9 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम चैप्टर नंबर 10 से लेके 13 तक देखने वाले हैं। और चैप्टर 10 जो है वो है बैंकिंग एंड अलाइड सेक्टर्स। इसमें जो काम की बातें हैं वो पहले किसी न किसी रूप में आप तक पहुंचा दी गई हैं और पूरा सिनेरियो जो होता है बैंकिंग और अलाइड सेक्टर्स का कि किस तरीके से लोगों तक पैसे को पहुंचाया जा रहा है, हमारे यहाँ किस हद तक वित्तीय समावेशन हो चुका है, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बैंक्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की क्या स्थिति है, ब्रांचेज ओपनिंग का क्या सिचुएशन है और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो किस तरीके का है। यानी कि बैंकों को कितना रुपया जो मिल रहा है सेविंग में रखने के लिए, लोग जमा कर रहे हैं बैंक में, कासा कहते हैं, करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में, और उस पैसे को फिर बैंक किस हद तक आगे प्रमोट कर रही है, लोन में दे रही है, ताकि जो बीच का हो इंटरेस्ट वो कमाई कर सके। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि नेशनल लेवल पर अगर देखें तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान गिरी है, उसमें 4.5% से कहीं अधिक 4.8% की गिरावट आई है। बट ये बिहार के सिनेरियो में बढ़ा है और वो 5.1% यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलता है। तो जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है ये हेल्थ बताता है बैंकिंग सेक्टर का। तो लेकिन ये भी जानने वाली बात है कि बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो बहुत पहले से ही कम है, उसमें कोई इजाफा हुआ है तो एज सच ग्रोथ नहीं है और वो बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं है हमारे लिए। मतलब कि यहां पर बैंकों में जो भी पैसा आ रहा है उसका पहले से ही बहुत कम सर्कुलेशन हो रहा है लोन के रूप में, फिर भी चलिए जो है यहां पर हमें थोड़ा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ शुरू की गई थी और यहाँ पर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट किया है कोविड-19 पैंडेमिक में। इस बात को आपको हर समय याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं इनके बारे में हमें थोड़ा जानकारी होना चाहिए। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो इंस्टीट्यूशंस, एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और नाबार्ड। यहाँ पर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वगैरह हैं इनको डिफरेंशिएटेड बैंक्स कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सर्टेन लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि पेमेंट बैंक्स के ऊपर है। बैंकिंग इंफ्रा का होना बहुत जरूरी है ताकि जो लोग हैं वो फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम से जुड़ सकें। नहीं तो वही होता है कि लोन में पैसा लेना है तो अपने ही गांव के किसी जमींदार से, सेठ से, साहूकार से ले लिए पैसा ऊंचे ब्याज पर और फिर वो डेट ट्रैप में फंस गए। या अगर किसी भी फैमिली का जो ब्रेड अर्नर है किसी सरकमस्टांस में उनकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो पूरा का पूरा फैमिली जो है वो रोड पे आ जाता है। और उस समय हम देखते हैं कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग और इस तरीके से चाइल्ड लेबर, प्रोस्टिट्यूशन, इन सारी चीज़ों में इजाफा होने लगता है, जो कि बहुत गलत है। सोसाइटी के लिए ये एक बहुत बड़ा धब्बा होता है। लेकिन अगर वही किसी के पास फॉर्मल इस तरीके का फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फॉर्मल बैंकिंग नेटवर्क है, तो वो जो है इंटरेस्ट या कह लें कि जो इंश्योरेंस का पैसा है वो मिलता है, जिससे जो परिवार है खुद को काटर कर पाता है। तो यहाँ पर अगर बैंकों की बात करें तो यहाँ टोटल 270 नए ब्रांचें खुली हैं, तो ये अच्छी बात है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर बैंक्स की ब्रांचें जो हैं एसबीआई की खुली हैं। अब ये सब आपके किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाने वाला है, तो ये सब कुछ आप इग्नोर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। काम की जो बात है इसमें बहुत कम है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ब्रांचेज का कमर्शियल बैंक्स का, तो इसमें कमी आई है। मार्च 2007 से अगर तुलना करें मार्च 2021 का, तो 14 वर्षों में परसेंटेज जो है पॉपुलेशन के हिसाब से जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था उसमें बढ़ोतरी तो छोड़िए, कमी ही आई है अल्टीमेटली। तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ अभी काम करने की जरूरत है। इसी तरीके से ये जो चार्ट है एटीएम वगैरह के बारे में बताया गया है, पॉइंट ऑफ सेल वगैरह, रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में बात किया गया है। तो बिहार में 2 रीजनल रूरल बैंक्स हैं, साउथ बिहार के लिए और नॉर्थ बिहार के लिए, यानी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और इनके अपने एटीएम कार्ड्स भी इशू किए गए हैं, ये सब कुछ बताया गया। कोऑपरेटिव, स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स वगैरह, ये सारे जो नाम हैं वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। डायरेक्टली आपके ये एग्जाम में काम नहीं आएंगे,
जहां तक प्रीलिम्स की बात की जाए, लेकिन हाँ मेंस में आपके काम आएंगे। यहाँ पे क्रेडिट, डिपॉजिट और ये आईसीडी रेशियो को बताया गया है, यानी कि जितना आपके पास पैसा आ रहा है क्रेडिट में और डिपॉजिट में। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि चलिए आईसीडी रेशियो जो है उसमें वृद्धि हुई है, यहाँ पर डिपॉजिट भी बढ़ा है, क्रेडिट भी बढ़ा है, और अल्टीमेटली ये अच्छा साइन है कि चलिए हम कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में अग्रसर हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर हम देखते हैं कि बैंक ग्रुप वाइज और एरिया वाइज क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बताया गया है। अब इस माइक्रो लेवल पर जाके आपको चीज़ों को समझने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सब इसी तरीके से है और इन चीज़ों को आप स्किप करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको स्कीम वगैरह मालूम चलना चाहिए और नाबार्ड के बारे में कि बिहार में नाबार्ड क्या कर रहा है और किस तरीके का यहाँ पर एक मतलब पूरा का पूरा जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम हो रहा है, इसमें नाबार्ड का रोल होता है। बस ये टर्मिनोलॉजी जो है आप ध्यान में रख सकते हैं, बाकी चीजों को स्किप कर सकते हैं। यहां पर बहुत तरीके के अपेंडिक्स वगैरह दिए गए हैं। चैप्टर 11 जो है जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो मानव संसाधन है और ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, इसके बारे में जानना जरूरी है कि मानव संसाधन का किस तरीके से विकास हो रहा है, डेवलपमेंट किस तरीके का है। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है उसको सही से एजुकेशन दिया जाए और सही हेल्थ इंफ्रा उसको मुहैया कराया जाए तो ह्यूमन रिसोर्स तैयार होता है, और यहीं पर हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होना चाहिए और हो भी रहा है। तो ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द फोरमोस्ट कहें कि डेवलपमेंट एजेंडा जो है बिहार सरकार का, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। और यहाँ पर ह्यूमन लाइफ कि कोई जो व्यक्ति है कितना प्रॉस्परस है, कितना वो सुख से रह रहा है, और यहाँ पर इकोनॉमी के टर्म में नहीं देखते हैं कि ओवरऑल उसकी लाइफ की स्टाइल क्या है। और जो बेसिक पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, उसमें हेल्थ इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन है, क्लीन वाटर सप्लाई है। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि सरकार का बहुत ज़्यादा यहाँ फोकस है, और खासकर जल जीवन हरियाली मिशन वगैरह, सैनिटेशन तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है क्लीन इंडिया या फिर लोहिया क्लीन इन मतलब बिहार, इसके लिए सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, इन सभी चीज़ों को समाहित करके हम ह्यूमन डेवलपमेंट को समझते हैं। और यहाँ पर देखिए इस गोल को अचीव करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 44% जो टोटल बजट है वो एलोकेट किया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड सेक्टर्स को, यानी वो एजुकेशन के शेप में हो सकता है, हेल्थ के शेप में, सैनिटेशन, रूरल डेवलपमेंट, किसी भी रूप में। और हम देखें कि यहाँ पर जो पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है बिहार में वो 14.5% से बढ़ा है एनुअली, जबकि नेशनल एवरेज 10.5% के करीब है, 10.3%। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अच्छा करने का प्रयास कर रही है। और यहाँ पर कई तरीके के इंडिकेटर्स हैं जो कि बताते हैं कि हमारा जो यहाँ रेट है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो कैसा है, जैसे कि कितने लोगों का इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रहा है। ये सब कुछ है जो टर्म्स है ना, आपके मेंस में बहुत काम आएगा। जब आप मेंस के लिए आंसर लिख रहे होंगे तो वहां पर इतना फोल्डर पॉइंट आपको सर्वे से डायरेक्टली मिलता है कि मजा आ जाता है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कितने लोग जो हैं, कितनी महिलाएं हैं, जब उन्हें बेबी डिलीवर करना होता है तो हॉस्पिटल जाती हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, लेकिन घर पर नहीं, ये हॉस्पिटल जाकर कितने बच्चे डिलीवर किए जा रहे हैं, ये कहलाता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इसी तरीके से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि 1 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं तो जन्म लेते ही कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है, ये संख्या जितनी कम होगी वो उतना अच्छा इंडिकेटर है हेल्थ सेक्टर का, हेल्थ इंफ्रा का, ह्यूमन हेल्थ का। इम्यूनाइजेशन की किस तरीके से लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है, तो यहाँ पर सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो स्टेबल इनरोलमेंट और स्टडी फॉल है ड्रॉप आउट्स रेट में, यानी जो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। और पहले जो देखते थे हम लोग कि बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, खासकर जो बच्चियां हैं स्कूल छोड़ देती थी, उनकी शादी ब्याह हो जाते थे, तो इन चीज़ों में भी कमी आ रही है। या फिर पहले सैनिटेशन का अच्छा व्यवस्था नहीं था स्कूल में, तो वॉशरूम वगैरह की कमी के वजह से कितनी बच्चियां स्कूल छोड़ देती थी। तो अब ये सब कुछ ठीक हो रहा है, लोगों में जागरूकता है कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो ड्रॉप आउट रेट है उसमें कमी आ रही है हर स्तर पर, प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, सेकेंडरी लेवल पर। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो सुदृढ़ हो रहा है। जो अदर पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, तो इससे पैरामीटर यानी हेल्थ जो है और जो एजुकेशन है, इससे हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। जो कंप्रीहेंसिव गोल है ह्यूमन डेवलपमेंट का, यानी कि लोगों के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, सैनिटेशन की किस तरीके की सुविधा है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न्स में है और यहाँ पर काम किया जा रहा है, प्रायोरिटी बेसिस पर किया जा रहा है।
सोशल सेक्टर जो है काफी वाइटल सेक्टर है इकोनॉमी का, और अगर लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा, तो अब जो पैसा बचेगा वो सही जगह चैनलाइज करेंगे, बिजनेस में लगाएंगे, एजुकेशन में लगाएंगे, तो ओवरऑल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा गवर्नमेंट के लेवल पर भी और लोगों के लेवल पर भी। तो जो ये चैप्टर है यहां पर 7 हिस्सों में बांटा गया है डेमोग्राफी के हिसाब से, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन। अब एजुकेशन में आर्ट, कल्चर, यूथ, ये सब कुछ। सोशल वेलफेयर अगला हेडिंग है, वीमेन एम्पावरमेंट और सोशल सिक्योरिटी फॉर ओल्ड एंड डिसेबल्ड। ये जो है ना 7 हिस्सों में आप तोड़ लीजिए, या कहीं भी आपको अगर फ्लो चार्ट बनाने को मिलता है, अगर आप बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट का, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है बीपीएससी के मेंस में, मस्त आप क्या करिए कि ऐसे एक प्लॉट बना दीजिए, उसमें से 7 ऐसे हायरार्की वाला काम करके और ये सब कुछ लिख दीजिए, डेमोग्राफी, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, वीमेन एम्पावरमेंट, सोशल सिक्योरिटी फॉर ओल्ड एंड डिसेबल्ड। देखिए कितना आपको मजा आएगा, और इसमें जो मार्क्स हैं उसमें भी आपको इजाफा नजर आएगा। ठीक है, तो यहां पर एक पर्याप्त जो है इन्वेस्टमेंट की जरूरत है सोशल सेक्टर्स में, खासकर हेल्थ और एजुकेशन में, और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। इन चीजों को हमने बजट में भी देखा था, और पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है सोशल सर्विस में, ये हमने देखा कि यहां पर ग्रोथ नजर आ रहा है। ये सारे स्टेट्स के लिए भी और यहां बिहार के लिए भी एक गजब का यहां पर ग्रोथ नजर आ रहा है। डेमोग्राफी यानी कि जो यहाँ पॉपुलेशन है, वहां पर पॉपुलेशन में हमें कई तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं कि सेक्स रेशियो कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, मेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, या फिर ऐसे अर्बन लिटरेसी, रूरल लिटरेसी रेट, नॉर्थ बिहार का लिटरेसी रेट, साउथ बिहार का, इस तरीके से हम हिस्सों में तोड़ के देखते हैं। हालांकि ये सब कुछ सेंसस बहुत पुराना हो गया और अब फ्रेश सेंसस की जरूरत है। यहाँ पर डिकेडल ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन का, ये भी पैरामीटर होता है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कम होना चाहिए। पहले क्या था कि 3.4 से भी कहीं अधिक था, यानी ऑन एन एवरेज एक महिला अपने जीवन काल में 3.4 बच्चों को जन्म देती थी। तो ये बहुत ज्यादा है, जो कि 2.1 के इर्द गिर्द होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बिहार डेवलप करता जाएगा, यहां पर ग्रोथ में कमी आएगी। और जो डेमोग्राफी सिनेरियो अगर हम बोले, तो यहां पर हमारे पास यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इसको हम सही ढंग से चैनलाइज कर सकते हैं। लेकिन डेमोग्राफिक सिनेरियो जो बिहार का है वो भारत के सिमिलर नहीं है। पहला कैसे कि बिहार में अभी तक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आया नहीं है, जो कि कई राज्यों में पहुंच चुका है, यानी कि वहां पर एक बहुत मेजर शिफ्ट देखने को मिलता है। वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी आ गई है, फीमेल लिटरेसी जो है वो बढ़ा है और महिलाएं जो है ज्यादा सशक्त हुई हैं। साथ ही साथ जो पॉपुलेशन डेंसिटी है हमारा किसी भी राज्य से सबसे अधिक है। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, खास इतने क्षेत्रफल में हम देख पाते हैं कि 1106 लोग रह रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, जबकि नेशनल एवरेज जो है वो मात्र 382 का है। तो यहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर है हमारे लैंड पर बिहार में, यह भी हमें समझने को मिलता है। अगर अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो बिहार का मात्र 11% आबादी जो है शहरों में रह रहा है, जबकि ऑल इंडिया लेवल पर करीब 1/3 यानी कि 31.2% रह रहा है। तो ये सब कुछ डिफरेंस है, और इसको जैसे जैसे हम बांटेंगे उतना हम बेहतर करेंगे। हम अभी टोटल फर्टिलिटी रेट पर चर्चा कर रहे थे, और टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इसमें कमी आई है, और जो हम देखते हैं कि बिहार का TFR जो 3.2 था उसे घट के 2.4 के करीब आया है, और आने वाले समय में हम 2.1 पर आ जाएंगे, जिसको कि रिप्लेसमेंट रेट भी कहते हैं। एज स्ट्रक्चर से पता चलता है कि किस उम्र ग्रुप में कितने लोग हैं। अब जैसे कि 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं, या 60 से अधिक उम्र के जो लोग हैं, वो क्या है, वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, वो प्रोडक्टिव नहीं है, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं है। और जो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो अर्न करेगी, तो इनको काटर करने में अच्छा खासा खर्च होता है। तो बिहार में ओल्ड एज पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 0 से 14 एज ग्रुप में बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन अभी अधिक है। लेकिन जैसे ये बच्चे एक बार को वर्किंग एज पॉपुलेशन में इंटर करेंगे, तो यहां पर हमें एक ट्रांजिशन देने को मिलेगा। हम अपने सही ढंग से डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, ये हमें समझ आएगा। तो ये कुछ प्रोजेक्टेड पॉपुलेशंस की बात की गई है। खैर यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को बहुत स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 चार्ट दिखाए गए हैं, ये दोनों बिहार के ही हैं। ये 2011 का है और ये प्रोजेक्टेड है कि 2036 में ऐसा होगा। अभी आप देख रहे हैं कि 2011 में 0 से 4 वर्ष के सबसे अधिक पॉपुलेशंस हैं, और इस तरीके से उम्र दराज लोगों की संख्या कम है। लेकिन 2036 आते आते सिनेरियो चेंज होगा। ये ब्लू कलर से मेल और रेड कलर से फीमेल पॉपुलेशन को
बताया गया है। इसी तरीके से हेल्थ सिनेरियो वगैरह की बात की गई है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बिहार का ये भी सुधरा है पहले के तुलना में, और ओवरऑल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये है करीब 69 ईयर्स। ठीक है, ये हम और भी इस तरीके से चार्ट के मदद से देख पा रहे हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस होना चाहिए। हेल्थ इंफ्रा को आप समझेंगे तो हेल्थ केयर सिस्टम जो है भारत में प्राइमरी लेवल पर है, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी जो है यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, सेकेंडरी में कम्युनिटी सेंटर या जो डिस्ट्रिक्ट में सदर अस्पताल वगैरह होते हैं, और टर्शियरी जो होता है वो सब हॉस्पिटल्स हो गए जो कि सुपर स्पेशलाइजेशन वाले हैं या फिर मेडिकल कॉलेजेज वगैरह हैं, जैसे कि बिहार में PMCH, NMCH ये सब हो गए। तो यहाँ पर इसमें भी हम देख रहे हैं कि लगातार कॉलेजेस जो हैं खुल रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस जो हैं, तो दीज आर गुड फिगर्स ये हम कह सकते हैं। यहाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात की गई है और यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वो बढ़ता गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ कमी नज़र आ रही है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में, लाख में बताया गया है। और ये क्यों ऐसा हुआ है? यहाँ पर पेंडेमिक वगैरह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, जिसको कि आप समझ सकते हैं। इम्यूनाइजेशन वगैरह की बात की गई है और यह जो 7 तरीके के अलग अलग इम्यूनाइजेशन चलते हैं और उसमें मिशन इंद्रधनुष वगैरह, उन चीज़ों को भी थोड़ा कनेक्ट करते हुए आप याद रख सकते हैं, जान सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ पर अचीवमेंट्स बताए गए हैं कि क्या कुछ हेल्थ सेक्टर में किया गया। तो ये जीविका दीदियों का जो दीदी की रसोई चलाई जाती है, एक तरीके का कैंटीन है कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ मरीजों के लिए और उनके केयर टेकर्स के लिए सब्सिडाइज प्राइस पर खाना मिलता है। और ये सब कुछ शुरू हो चुका है 33 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, और ये गजब का मूव है और ये तो सैल्यूट करने वाली बात है, सीधी बात है ना। और भी बहुत तरीके के काम हो रहे हैं। कोविड-19 पेंडेमिक में किस तरीके से स्टेट का रोल रहा, ये तो खैर बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन नहीं देता है। और बात यह भी है कि पेंडेमिक एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन इस पेंडेमिक से हम ये सीख सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ काम करना था, कहाँ हम लैग किए हैं। और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए 7 निश्चय में भी इंक्लूडेड था, पहले वाले में भी 7 निश्चय 2 में भी है। और हर घर नल का जल स्कीम वगैरह जो है ये इतना अच्छा है कि इसको यूनियन गवर्नमेंट जो है वो भी अपना रही है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो ये चलाया जा रहा है, इन चीज़ों को एटलीस्ट नाम तो आप याद ही रख सकते हैं। सारे फिगर्स को याद रखना सही भी नहीं है और रख भी नहीं सकते हैं। एजुकेशन और यूथ जो है तो यहाँ पर लिटरेसी रेट वगैरह है, तो अब नए जो फिगर्स आएंगे तो उसमें हमें इजाफा देखने को मिलना चाहिए। और बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत अच्छा नहीं है, और फिगर वगैरह तो है स्टैंडर्ड जीके की बुक्स में जो रहते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है क्लासिफिकेशन तो हम देखते हैं कि जो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें रोहतास आपको, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, सिवान दिख रहा है रूरल में। और अर्बन में भी हम देखें तो कैमूर, पटना, मुंगेर, समस्तीपुर, गया है। मेल में देखें तो रोहतास टॉप पर है, फीमेल में भी रोहतास है ओवरऑल, और कंबाइन में भी रोहतास है, ये अच्छी बात है। और जो सबसे पिछड़े 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका भी यहाँ नाम है, और इसमें भी देखें तो सबसे पिछड़ा में आपको यहाँ पूर्णिया बहुत सारे पैरामीटर में नज़र आ रहा है। एलिमेंट्री एजुकेशन और इनरोलमेंट वगैरह की बात की गई है, जो यहाँ पर मिड डे मील वगैरह का प्रोविज़न है, उससे भी लिटरेसी मतलब बच्चे जो हैं उनकी इनरोलमेंट बढ़ती है, बट खाना खाने तक ही उसका यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। वहाँ पर पढ़ाई शिक्षा जो है उस पर काम होना चाहिए, और जो सरकारों के तरफ से काम किया जा रहा है वो ठीक है। इसमें आप बता सकते हैं मिड डे मील स्कीम वगैरह, और इसमें पोषण जो है PM पोषण जिसको कहते हैं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, एक मॉडिफाइड वर्जन है जो एग्जिस्टिंग स्कीम का है। और इसमें केवल फूड जो है ना, पेट भरने वाला खाना नहीं, न्यूट्रियस खाना दिया जाए, जिसमें कि कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से, प्रोटीन के अमाउंट के हिसाब से ये बांटा गया है। और बताया गया है कि राइस ग्रेन कितना होना चाहिए, पल्सेज, वेजिटेबल्स, ऑयल, फैट, साल्ट कितना होना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और ये पूरी की पूरी मीनू वगैरह दी गई है। तो इसे पता चलता है सजगता के बारे में, ये बात तो आप कह ही सकते हैं। इसी तरीके से गर्ल्स के लिए जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, तो यहाँ पर भी हॉस्टल्स वगैरह के प्रोविजंस हैं। ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा नाम जानते रहिए कि अगर एग्जाम वगैरह में पूछा जाए कुछ भी इस तरीके से, या मेंस में लिखने को आए, तो आपके पास ऑप्शन रहे। जैसे ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है, इसके अंतर्गत 3.76 लाख अनमैरिड गर्ल्स जो हैं उनको इंटरमीडिएट एग्जाम पास करने पर 10-10 हज़ार रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया गया। इसी तरीके से आप देखिए कि कितना बढ़ावा मिलेगा, कि बच्चियां जो हैं वो सोचेंगे कि नहीं पहले हमें इंटर करना है, पैसे मिलेंगे, स्कॉलरशिप मिलेगी, वो अमाउंट जो भी हो, लेकिन कितना बड़ा एक अपने आप में बेंचमार्क सेट कर रहा है स्टेट। तो इस तरीके से सोच सकते हैं एग्जाम जो हैं वो बहुत ही
कदाचार मुक्त कराए जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग भी है NIOS के तर्ज पर, और ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं एग्जाम वगैरह में इनरोल हुए, और यहाँ पर 76,000 अप्रॉक्स एनरोलमेंट्स हुए, जिसमें 52,000 लड़के और 23,000 लड़कियाँ थीं। यूथ्स वगैरह के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई है। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना, जैसे कि हरियाणा वगैरह काफ़ी आगे है स्पोर्ट्स कल्चर में, हम पिछड़ते हैं, तो यहाँ पर उन चीज़ों को भी पाटने की ज़रूरत है। प्लेयर वेलफेयर फंड होना चाहिए। मोइनुल हक स्टेडियम के रिनोवेशन की बात की गई है। यहाँ बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात की गई है, और आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जो है उसके अंतर्गत इसको कवर किया गया। और अभी के लिए जो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट 2021 है वो पास किया जा चुका है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और भी स्कीम्स हैं जैसे कि कम एंड प्ले स्कीम। सोशल वेलफेयर में तो बहुत कुछ है, जैसे कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावी वृत्ति योजना, तो यहाँ पर हम देखते हैं स्कॉलरशिप का स्कीम है। इसी तरीके से दूसरे अन्य कम्युनिटीज़ के लिए भी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। और सिविल सेवा प्रोत्साहन के अगर किसी बच्चे का प्रीलिम्स क्लियर होता है BPSC का, तो उसको 50,000 रुपये का इनाम मिलता है, या आगे मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी के लिए पैसा मिलता है कि वो दिल्ली, इलाहाबाद या पटना कहीं भी जाकर अच्छे से तैयारी कर सकें। और अगर UPSC का प्री क्लियर होता है तो 1 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये सब अच्छे मूव हैं, और यहाँ पूरा स्कीम है। एक बार सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स देख सकते हैं तो आपको इससे पता चलेगा, जैसे कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना, तो ग्रांट वगैरह मिलता है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग सेंटर्स हैं कि अगर किसी ने ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है तो जाके यहाँ तैयारी कर सकता है। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना माउंटेन मैन के नाम पर, इस तरीके से महादलित कम्युनिटी में स्किल डेवलपमेंट के लिए विकास रजिस्टर, ये सब कुछ है। सहायता जो है कॉल सेंटर है, खासकर ये जो SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रिसिटीज एक्ट है इसी के अंतर्गत है ये सब कुछ। वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी, यहाँ पर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात की गई है। चीफ मिनिस्टर BC एंड EBC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये सब बहुत सारे स्कीम्स हैं, इन पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अपना रुख करते हैं। वैसे नेक्स्ट चैप्टर में जाने से पहले ऑल्टरनेटिव बैंकिंग जो है, ये हमारा बैंक हमारा गांव, यानी कि जिस तरीके से बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एजेंट वगैरह का स्कीम है, और यहाँ पर जीविका वगैरह का सही कोलैबोरेशन जो है बहुत तरीके के फाइनेंशियल इंक्लूजन में, वित्तीय समावेशन में मदद कर रहा है। और आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये सब 7 निश्चय के जो हिस्से हैं इनको तो आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इन पर आपको अच्छे से फोकस करना है और इन चीज़ों को मेंशन करते रहना है, याद रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए कि कुछ भी अगर सवाल आता है प्रीलिम्स में, मेंस में या इंटरव्यू में भी आपसे अगर कुछ पूछ लिया जाए तो आप एकदम स्थिर रहें, तैयार रहें, और ऐसा नहीं लगे कि आउट ऑफ ब्लू हमसे क्या पूछ दिया गया। जो चैप्टर 12 है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए था, और इसके लिए पूरी की पूरी एक अलग स्ट्रक्चरिंग ही है, एक पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चल रही है ताकि चाइल्डहुड जो है डेवलपमेंट उस पर ध्यान दिया जाए। और यहाँ पर चाइल्डहुड अगर फाउंडेशन मजबूत होता है तो एडल्टहुड जो है वो ढंग का होता है। और जो सर्वे है जो कि बहुत पुराना है, उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 5 करोड़ से कहीं ज़्यादा जो है चिल्ड्रेन बिहार में थे, यानी कि करीब 42% आबादी, ये आप समझ सकते हैं। और बच्चों को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, इसमें हेल्थ नरिशमेंट की जरूरत है, एजुकेशन डेवलपमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड की पार्टिसिपेशन, इन चीजों पर। और खासकर यहां पर बच्चों को कई तरीके की एजुकेशन देने की जरूरत है ताकि वो अपनी सेफ्टी को समझें। यहां पर थोड़ा सेक्स एजुकेशन का भी रोल है, जिसमें हमारी जो सोसाइटी है पिछड़ रही है, लेकिन इन चीजों पर भी खुल के बातें होनी चाहिए, टैबू नहीं होना चाहिए। और हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, प्रोटेक्शन, इन चीजों पर विशेष फोकस है स्टेट गवर्नमेंट का। और चाइल्ड लेबर वगैरह जो है उसको रोका जाए। डेमोग्राफिक जो स्टेटस है उसको हमने समझा था, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यही अगर क्वालिटी रहेगा तो इसमें हम देखेंगे आगे चल के कि डेमोग्राफिक जब हमारा डिविडेंड तैयार हो तो हम एकदम सुदृढ़ रहें, हमारी जो पॉपुलेशन हो उसमें इतना पोटेंशियल हो कि हमारे राज्य को सबसे आगे ले जा सके। इस तरीके का भी एक माइंड सेट होना चाहिए। और जब आप सोच रहे हैं कि आपको एक ऑफिसर बनना है, आप प्रशासन में आना चाहते हैं, तो आपके अंदर भी इस तरीके का जुनून होना चाहिए कि जब मैं इस प्रशासन का हिस्सा बनूं तो मेरे कैपेसिटी में जो कुछ हो सके मैं जरूर करूं इस स्टेट के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। या स्टेट की बात छोड़ भी दें तो जो देश के लोग हैं उनके लिए अगर कुछ किया जा सकता है अपने इंड से तो जरूर करना चाहिए, है ना।
और यहाँ पर कई तरीके के पैरामीटर्स हैं जिसमें बिहार अच्छा भी कर रहा है, कहीं पर बुरा भी कर रहा है। तो अब ये सारे फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं एक एक करके आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जैसे कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, या इसको पहले पोषण अभियान जो है ये आप याद रखेंगे। पहले इसको कहा जाता था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, अब पोषण अभियान के नाम से जानते हैं। ये पोषण अभियान 2017 में लॉन्च किया गया था और यहाँ पर सीधा मकसद है कि सुपोषित भारत बनाया जाए, कि न्यूट्रिशन से रिच हो हमारा भारत। ऐसा ना है कि बच्चे जो हैं स्टंटेड हों या उनकी सही ग्रोथ ना हो, जितने उम्र के होने चाहिए, अंडरवेट हैं या माल न्यूट्रिशन है, ये सब कुछ ना हो। इसी तरीके से प्रधानमंत्री मातृ वंदना जो स्कीम है या फिर इंदिरा गांधी मातृत्व व सहयोग योजना जो है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें बहुत तरीके से जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए रिलीफ है, हम समझ सकते हैं। इनीमिया वगैरह की समस्या आमतौर पर गर्ल्स में देखी जाती है और उनके लिए फिर आयरन, फोलिक एसिड या फिर आयोडीन की कमी ना हो, आयोडीन की बिंदी, ये सब कुछ देखने को हमें मिलता है। यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन वगैरह की बात कर दी गई है यहाँ पर। तो ये सब फैसिलिटीज अच्छे रहेंगे तो ऑब्वियसली बात जो है पूरा मिला जुला के यही है कि हमारा अगर फ्यूचर मजबूत रहेगा तो हम चैन की सांस ले सकते हैं। और जो आर्सेनिक का क्षेत्र है बिहार में, गंगा नदी के दोनों तरफ जो क्षेत्र है वो आर्सेनिक से प्रभावित है और आर्सेनिक जो है दुधारू तलवार है, इसकी मात्रा एक हद से कम और एक हद से अधिक बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसके लिए फिल्टर वगैरह की ज़रूरत है ताकि लोग जो हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर पी सकें, हेल्दी रह सकें, कैंसर वगैरह के चपेट में ना आए। और यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम ये सब कुछ लाया गया है। परवरिश है, ये किसके लिए है? तो ये एक फैमिली या किनशिप बेस्ड केयर है ऑर्फेंस के लिए या HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स के लिए या ऐसे इन्फेक्शन से जैसे कि ग्रेड 2 लेप्रोसी या चिल्ड्रेन जिनके पिताजी को मतलब पेरेंट्स जो हैं, पिताजी नहीं पेरेंट्स जो हैं, अगर उनको जेल की सज़ा हो गई है या मेंटली डिसेबल्ड है या अनफिट है, ऐसे बच्चों के लिए है। और बाल सहायता योजना, चाइल्ड सपोर्ट स्कीम, ये सब कुछ चलाया जा रहा है। चिल्ड्रेंस होम है, तो ये सब कुछ जो है आप बाल संसद वगैरह का नाम सुनते रहते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं, एटलीस्ट एक बार तो पेन डाउन कर ही सकते हैं कि इससे मिलता जुलता कोई भी अगर सवाल आता है तो हमें ऐसा ना लगे कि हम एकदम ब्लैंक पड़ गए। और जो चैप्टर 13 है वो इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट है। वैसे तो इस पर हम अलग से भी कवरेज लाएंगे क्योंकि इसको बहुत हल्के में हम नहीं ले सकते हैं, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं और स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह जो है वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, बहुत ज़रूरी है। जो डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं बिहार के, तो इसमें हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ जो है हमेशा से एजेंडा में रहा है और यहाँ पर जो हमारी फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। बिहार का एक हिस्सा जो है फ्लड से अफेक्टेड रहता है, दूसरा हिस्सा ड्रॉट से अफेक्टेड रहता है और यहाँ पर जल जीवन हरियाली मिशन वगैरह जो लाया गया है जिससे कि करीब 4 करोड़ पेड़ पौधे लगाने की बात की जा रही है, सैपलिंग्स जो है वो प्लांट किए गए और यहाँ पर 4,436 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया जो है यहाँ पर हम देखें कि ट्रीट किया गया सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क में। तो यहाँ बहुत कुछ किया जा रहा है ग्राउंड स्तर पर और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन है सबके लिए सिर दर्द है और बिहार भी उसमें कम वेलनरेबल नहीं है। फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, हाई स्पीड जो विंड्स हैं, साइक्लोन्स हैं, इसी में बिजली गिरती है, लोग मारे जाते हैं। इन चीज़ों में कमी कैसे आएगी? अगर हम सेंदाई फ्रेमवर्क के नॉर्म्स को अच्छे से कंप्लाई करें। रेनफॉल और क्लाइमेट चेंज को आपको रिलेट कर सकते हैं, जो यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स वगैरह हो जाते हैं, टेम्परेचर का राइज है और हीट वेव्स, फॉरेस्ट रिसोर्स का सही यूटिलाइजेशन और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की यहाँ बात की गई है। इन चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। फॉरेस्ट कवर जो ये सारा कुछ है, यहाँ पर फिगर्स दिया गया है कि जो 3 अलग अलग तरीके के पैचेज होते हैं, अगर डेंस फॉरेस्ट की बात करें या फिर स्पार्सली जो फॉरेस्ट एरिया है या ट्री कवर है, तो हम देखते हैं कि जहां पर डेंसिटी हो मोर देन 10% कवरिंग एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर और मोर, तो इसको फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत कवर किया जाता है। क्या उसका लीगल स्टेटस है, सरकारी है, गैर सरकारी है, इससे कोई मतलब नहीं है। और हम देख रहे हैं कि जो पहले हमारा फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 9.9% था, वो 2 वर्षों में बढ़ के 10.3% हो गया है, यानी इसमें हमें देखने को इजाफा मिलता है 1.4% का और ये अच्छी बात है। विथ टाइम हम इसमें और बेहतर करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है जो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है वो कैमूर में देखा गया, इसके बाद वेस्ट चंपारण और रोहतास में, और ये पूरे बिहार का 1/3 से भी अधिक फॉरेस्ट यानी करीब 36% कवर करते हैं।
वेस्ट चंपारण जो है इसमें हम देखते हैं कि लार्ज एरिया जो है सबसे ज़्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत है, यानी कि जहाँ ट्री की डेंसिटी 70% से अधिक है, फिर ओपन फॉरेस्ट वगैरह हो गए। और कैमूर जो है ये लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एरिया जो है टोटल देखते हैं कि 531 स्क्वायर किलोमीटर है। और कैनोपी, डेंसिटी, इन चीज़ों पर मैं कहता हूं कि एक विशेष कवरेज आना चाहिए। स्टेट का पूरा जो रिपोर्ट है फॉरेस्ट का उसको हम देखेंगे। ऐसे समझ लीजिए कि हमारे यहाँ वेरी डेंस फॉरेस्ट 4% है, ओपन फॉरेस्ट 51%, मॉडरेटली डेंस जो है 45% है। कार्बन स्टॉक, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इन चीज़ों की बात होती रहती है। और हम यहाँ पर थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है यहाँ पर सबसे अधिक कंट्रीब्यूट करता है कार्बन स्टॉक को, और करीब 61% करता है। इसके अलावा जो ग्राउंड एबव ग्राउंड बायोमास है 27%, बिलो ग्राउंड बायोमास 9.8 या करीब 10%, लीटर जो है 1.4%, डेड वुड बहुत कम है, नाम मात्र का है। यहाँ पर डेंसिटी वाइज कार्बन स्टॉक दिया गया है इन्हीं चीज़ों को, जिसको हमने अभी ऊपर नरेट किया। तो देख सकते हैं फॉरेस्ट फायर जो है वो दुनिया के लिए एक चैलेंज है। और आपको याद आ रहा होगा पिछले बीपीएससी मेंस में यानी 65वीं में फॉरेस्ट फायर पर एक डायरेक्ट सवाल भी पूछा गया था। तो उसमें लोग जो है वर्ल्ड का जो एंगल है, वैश्विक स्तर पर एंगल दिया गया था, लेकिन वहाँ पर आप भारत का भी पहलू दे सकते हैं, इंडिया का पहलू दिए तो बिहार के बारे में बता सकते हैं। और हमारे यहाँ भी जो क्षेत्र है वो बहुत एक्सट्रीमली प्रोन एरिया में तो नहीं है, लेकिन मॉडरेटली हाईली प्रोन में और लेस फायर प्रोन में तो है, ये बात है। और हम यहाँ पर चेक लगा सकते हैं, इन पर रोक लगा सकते हैं, इस बात का भी हमें अंदाज होना चाहिए। और हम देख रहे हैं वैसे कि फॉरेस्ट फायर्स की जो इंसिडेंट्स हैं उसमें कोई कमी नहीं आई है, इनफैक्ट वो बढ़ा ही है। और अफेक्टेड एरिया जो है, हालांकि फॉरेस्ट फायर से अफेक्टेड चपेट में या उसके चपेटा में जो क्षेत्र रह सकता है उसमें भले ही कमी आई है, लेकिन फॉरेस्ट फायर की घटनाएं जो हैं वो बढ़ी हैं, ये बात आप बता सकते हैं। और जो इनिशिएटिव्स हैं इस फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इसमें हरियाली मिशन को, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को, नमामि गंगा, और इसके अंतर्गत जो फिर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ये बैम्बू मिशन जो है, कृषि वानिकी स्कीम जो है, इसके अलावा जो काम्पा स्कीम है, वेटलैंड्स को जो हम फिर से रिवाइव कर रहे हैं, जल जीवन हरियाली, इन चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं। मनरेगा वगैरह का भी यहाँ पर हेल्प लिया जा रहा है। यहाँ कई तरीके के फिगर्स दिए गए हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके काम के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि एग्जाम जो है प्री का, तो यहाँ प्री के एग्जाम में टाइम टू वैल्यू रेशियो भी देखना होता है, तो इन चीज़ों को आप देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इसमें वाल्मीकि है, कहाँ पर है तो आप जान रहे हैं कि चंपारण में है। इसी तरीके से मुंगेर के क्षेत्र में भीम बांध, और बेतिया में ही उदयपुर है, और कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेचर सफारी की बात की गई है, इसको राजगीर जू सफारी जो कि अब तैयार हो चुका है, 191 हेक्टेयर में है, और बिहार का पहला ये जू सफारी है। और इंडिया का भी ये अपडेटेड है, लेटेस्ट इस तरीके का है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो कुछ किया जा रहा है, इसमें नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बना है, इसको आप याद रख सकते हैं। और जमुई में हम देखते हैं कि महावीर बायोडाइवर्सिटी पार्क का इनॉग्रेशन हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि महावीर बायोडाइवर्सिटी पार्क बिहार में किस स्थान पर है, तो ये सब कुछ आप बता सकते हैं। बिहार में आर्सेनिक, फ्लोरीन और आयरन के वाटर कंटेंट बहुत अधिक है, वाटर में इनकी कंटेंट बहुत अधिक है, और इससे प्रभावित जिलों की लिस्ट दी गई है, यानी कि आर्सेनिक से 14 जिले, फ्लोराइड से भी 11 जिले और आयरन से भी 11 जिले। तो ऐसा नहीं है कि 14 जोड़ 11 जोड़ने लगिएगा, यहाँ पर तो कॉमन भी डिस्ट्रिक्ट्स है ना, जो कि आर्सेनिक से भी और फ्लोराइड से भी तबाह है ना। तो ये सब कुछ है। वाटर कंजर्वेशन के लिए बारे में आप बात कर सकते हैं, यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर सकते हैं, गंगा जल आपूर्ति योजना, इन पर बात होनी चाहिए। इको पार्क एट वाल्मीकि नगर, ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट है, और ये गंडक नदी के किनारे है, इससे डायरेक्टली सवाल बन सकता है वाल्मीकि बराज के पास। और रब्बर डैम जो है फल्गु नदी पर, ये बनाया जा रहा है। इसी तरीके से अभिषेक पुष्करणी सरोवर जो है, ये कहाँ है तो विश्व शांति स्तूपा के नजदीक है, वैशाली में। तो अभिषेक पुष्करणी सरोवर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एयर पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है, और हमें देखने को मिलता है कि अभी मतलब इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड जो शहर है वो मुजफ्फरपुर है, जो कि एक बहुत ही ख़राब बात है बिहार के लोगों के लिए कि यहाँ पर एज सच इंडस्ट्रीज नहीं है, फिर भी हम टॉप कर जा रहे हैं पॉल्यूशन में। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो ई रिक्शा, सीएनजी और अदर इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर रही है। नॉइज पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो हैं या फिर ट्रैफिक, यही सबसे है। तो यहाँ पर पैरामीटर सेट किया गया है, अभी तो पटना वगैरह में इस पर काम किया जा रहा है, और आगे चल के जगहों जगहों तक मतलब डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुँचने का प्रयास है।
तो कुल मिला के यही सारी बातें की गई हैं और यहाँ पर हम अपने सर्वे को कंप्लीट करते हैं। जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है बिहार का, इस तरीके से उसके 13 चैप्टर्स की हमने समरी देख ली, या जो भी उसमें काम की बात थी जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए था वहां पर हमने फोकस किया। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।